है ना। अब जो फिलोसफी जो जनरेट होगी, थॉट, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइड है रिलीजन। एक तो रिलीजन रिचुअल वाला, ठीक है, एक फिलोसफी वाला, ठीक है। फिलोसफी वाला जो वो है वो अपन देख रहे थे, राइट। इसके अंदर अगर हम देखें तो पहला क्लास के अंदर अपन ने इस तरह से बताया था, मैंने आपको वापस याद दिला दूं एक बार। ये अपन ने जो बताया था मैंने आपको, कंसेप्चुअल एंड रिचुअलिस्टिक, ठीक है, जिसके अंदर प्रेयर्स, रिचुअल, सेक्रीफाइस, ये वाली पोर्शन स्टार्टिंग में वैदिक एज के अंदर लोग बिन समझे ये सब चीजें कर रहे थे, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके अंदर उसको देखकर ये सब चीजें कर रहे थे। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो ये वाली चीज पढ़ेंगे, मेटाफिजिकल ट्रेंड्स, हु इज क्रिएटर, हु, व्हाट इज इटर्नल, व्हाट इज नॉट इटर्नल, ठीक है, मोक्ष, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब चीजें किस तरह की, इसको बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट। दिस इज नोन एज स्कूल ऑफ थॉट। अब जो पढ़ रहे हैं अपन, स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि कोई पर्सन आएगा वो बोलेगा मेटाफिजिकल ट्रेंड क्या होता है, वो अपने हिसाब से दे रहा है तो उसको एक स्कूल ऑफ थॉट बोल देंगे। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं भाई ऐसा होता है, तो उसको अलग स्कूल ऑफ थॉट बोल देंगे, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम बात करें, सबको सुनाई दे रहा है क्लियरली? प्लीज लेट मी नो। यस सर। यस सर। इतना हम डिटेल के अंदर इसके अंदर जाएंगे नहीं, ठीक है, इन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, ठीक है। बट जो जीएस के पर्सपेक्टिव से है वो अपन इसके अंदर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो तो देखिए फिलॉसफी और कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर, ये समझेंगे लेटर वैदिक एज जब आएगा, लेटर वैदिक पीरियड जो होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर नए नए थॉट्स निकलेंगे, नए नए थॉट्स, नए नए फिलोसफी, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट फिलोसफीज, डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। इसमें ये पूछेंगे लोग, ये सोचने लग जाएंगे लोग, ये सोच रहे हैं, इसके अंदर समझने की कोशिश करना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। आज थोड़ा आपको कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, कि भाई ये वर्ल्ड किसने बनाया। अब हमको पूजा करेंगे, पूजा वूजा नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड किसने बनाया। हम अगर भगवान को पूज रहे हैं तो भगवान है कौन, ठीक है। ये सोल, कि इस संसार के अंदर क्या चीजें हैं जो कि परमानेंट है, सोल जो है वो क्या है, आत्मा क्या है, राइट। ये सब चीजों के बारे में हम सोचने लग जाएंगे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, राइट। कि नेचर ऑफ सोल क्या है, ये क्रिएटर कौन है, ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है वो कहाँ से निकल कर आया है, ब्रह्म क्या है, कॉस्मिक रियलिटीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जब हम अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वैदिक फिलोसफी, ठीक है। तो इट वाज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड दैट डेफिनेट आइडियाज, अब आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई कह रहा है पूजा कर ले तो कर रहे हैं वो पूजा, ठीक है, ऐसा नहीं। अब हम डेफिनेट आइडियाज, फिलोसफीज अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द ऑफ सोल, और आत्मा, आत्मा क्या है, ठीक है, कॉस्मिक प्रिंसिपल क्या होता है, ब्रह्म क्या है। ऐसा बोला जाता है ना कि सब कुछ एक ही चीज से निकल कर आया है, तो वो चीज क्या है, वो क्या प्रिंसिपल है, ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, इस वर्ल्ड के ऊपर क्या रूल है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इस बारे में लोग सोचने लग जाएंगे। और उनको अपन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बोला जाएगा, उन सब चीजों को अपन क्या कहेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बोलेंगे। और ऐसे 6 इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अपन को पढ़ना है ना। 6 थॉट्स अपन को पढ़ना है। और आपको पता है थॉट्स को जो होता है वो दर्शन बोला जाता है, इधर दर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। थॉट्स मतलब दर्शन, ठीक है, षड दर्शन। अब ये याद, षड मतलब 6 दर्शन अपन को इसके अंदर पढ़ने, राइट। तो हम देखिए इसके अंदर, दिस वैदिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लेटर ऑन gave rise to 6 different school of philosophy known as षड दर्शन, ठीक है। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। अब ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के अंदर है। तो हम अगर देखेंगे रिलीजन जो होता है, आपने ये सुना होगा कि रिलीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक ऑर्थोडॉक्स होता है और एक हेटेरोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स जो है वो ये है कि जो कि ट्रेडिशनल थॉट भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल थॉट। ट्रेडिशनल थॉट का मतलब क्या है, इसके अंदर ये बात बोल रहे हैं कि ये बिलीव करेंगे वेदास पे, ठीक है। ये बिलीव करेंगे परमानेंट सोल के ऊपर, ठीक है, सोल परमानेंट है, ये इस तरह से मानने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर मैं बताऊंगा आगे चलकर जब हेटेरोडॉक्स सेक्ट अपन पढ़ेंगे। हेटेरोडॉक्स सेक्ट क्या है, दे डू नॉट बिलीव इन वेदास, दे डू नॉट बिलीव इन परमानेंट नेचर ऑफ सोल। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, ठीक है। इस पे जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म पे आएंगे ना, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, वेदास पढ़ाऊंगा, वेदास के बाद फिर ब्राह्मणास क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, ठीक है। ये
हरियाणा कास्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें, हरियाणा का कास्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद हेटेरोडॉक्स सेक्ट क्या होता है ये समझाएंगे। उसके बाद अपन चलेंगे अभी फॉर एक मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको ये समझना है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट 6 स्कूल ऑफ थॉट्स, 6 स्कूल्स पढ़ रहे हैं ऑफ थॉट, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए दे फॉल इन कैटेगरी ऑफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, फाइनल अथॉरिटी ऑफ वेदास इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल ऑफ देम, कि उन सब ने, इन जो 6 पढ़ेंगे अभी अपन, षड दर्शन जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उन्होंने सबने वेद को माना है, ठीक है। सबसे पहले तो षड दर्शन ने सबने वेद को माना है, ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। क्या क्या पढ़ना है अपन को? सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 स्कूल ऑफ थॉट है। पहले तो उनके नाम एक एक बार सब बोल लूं, जो भी नॉन फिलोसफिकल बैकग्राउंड है। सांख्या, योगा, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, राइट। अब देखो, अगर हम ये बात करें ना तो ये 1 महीने का कोर्स है, अगर इसको पढ़ाने पाए अपन, है ना। जो फिलोसफी के बच्चे वो समझ ही रहे हैं, अपन ने इंडियन फिलोसफी कंप्लीट भी 1 डेढ़ महीने के अंदर ही करी थी। तो ये जो थॉट्स हैं इनकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे, हम सिर्फ जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, ठीक है। सोच कर देखो, जो हम 1 महीने में पढ़ाते हैं उसको आपको 1 दिन में पढ़ाएंगे आज, समझ में आ रहा? तो ये समझो कि हमको ऊपर ऊपर से इसको पढ़ाना है, पर बिलीव मी पूरा का पूरा आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी इसके अंदर, राइट। थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा रखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और जितना बता रहे हो उतना ही समझना, ठीक है। उसके ज्यादा अगर आप समझोगे तो फिर वो डीप में जाना पड़ेगा आपको, राइट, जो आपकी काम का नहीं है, जब तक कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी ना हो। फिलोसफी के अंदर ये टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स है फिलोसफी के अंदर, इंडियन फिलोसफी में ये टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमको 3-3 4-4 क्लासेस में कंप्लीट करने होते हैं, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सांख्य फिलोसफी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सांख्य फिलोसफी के अंदर कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज ये जीएस के पेपर में पूछा जा सकता है। तो सांख्य फिलोसफी जिन्होंने लिखी है वो है कपिल मुनि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिल मुनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर गीता के अंदर जब संवाद हो रहा है कृष्ण और अर्जुन का, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हु आर यू, कृष्ण से, ठीक है। तब वो एक सेंटेंस बोलते हैं कि मुनियों में मुनि कपिल मुनि हूं मैं, ठीक है। अपने आप को कहते हैं कि मैं मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि जो है ना कपिल मुनि, वैसा हूं मैं, ठीक है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे उस वक्त, तो उसमें उनका नाम लिया गया है, कपिल मुनि का नाम लिया गया, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कपिल मुनि और 4th सेंचुरी एडी के अंदर ये सांख्य फिलोसफी आई थी। अब फिलोसफी है मतलब थॉट है, ठीक है, थॉट है। अब ये थॉट के अंदर क्या बोलेंगे ये अपन इसके अंदर समझते हैं, पर सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में वो अपन समझ लेते हैं। सांख्या का मतलब होता है संख्या, है ना। एक तो ये याद रखिएगा, नंबर, ये पूछा जा सकता है। सांख्या का और मीनिंग ये होता है सम प्लस अख्या, सम प्लस अख्या। सम का मतलब होता है प्रॉपर, अख्या का मतलब होता है नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। तो सांख्य का मतलब प्रॉपर नॉलेज भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, परफेक्ट नॉलेज भी आप इसके अंदर समझ सकते हैं, या फिर संख्या आप देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट सांख्य इज बेस्ड ऑन संख्या, नंबर और परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। हेंस इट इज सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज, राइट। अब इसके अंदर क्या है, एक टर्म ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिस्टिक रियलिज्म, है ना, ऐसा आ सकता है। और नीचे एक संख्या का ये ऑप्शन होगा, तो ड्यूलिस्टिक रियलिज्म को फॉलो करती है ना, ठीक है। ड्यूलिस्टिक रियलिज्म को फॉलो करती है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे बोलते हैं कि संसार के अंदर है ना, ड्यूलिस्टिक मतलब दो दो रियलिटी है। एक है मैटर और एक है कॉन्शियसनेस। इस संसार में दो ही रियलिटी है, ठीक है। इस संसार के अंदर दो रियलिटी है, एक है मैटर, मैटर मतलब जो कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने दिया ना, जो भी मैटर है, जहां से जो भी मैटर है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप हो गया, बोतल हो गया, माउस हो गया, पेन हो गया, कुछ भी हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रकृति, ठीक है। और कॉन्शियस रियलिटी को इन्होंने माना है पुरुष, ठीक है। तो सांख्य फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं, सांख्य फिलोसफी कपिल मुनि 14th सेंचुरी एडी, ठीक है।
उसके बाद हम क्या समझ रहे हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट, इसकी फिलॉसफी है वो ड्यूलिस्टिक रियलिज्म है। ड्यूलिस्टिक रियलिज्म में ये क्या कह रहा है कि दे आर टू रियलिटीज, मैटर और कॉन्शियसनेस। ठीक है, मैटर को उसने क्या बोला है, प्रकृति, और ये कॉन्शियसनेस मतलब पुरुष। मतलब जैसे हम जीवित हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर भी अगर हम देखें, जैसे एक इंसान है समझो, ठीक है, तो इसके अंदर जो जीवित कंपोनेंट है ना, जीवित कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोल, राइट। जो सोल बोलते हैं हम इसको, ठीक है, उसको ये पुरुषा बोल रहे हैं। और जो बॉडी है ना, जो बॉडी है, दैट इज व्हाट, दैट इज मटेरियल, मैटर, दैट इज मेड फ्रॉम द प्रकृति, वो प्रकृति से बनी, वो प्रकृति है, उसको आप प्रकृति बोलते हैं। मतलब क्या है डुअलिस्टिक रियलिज्म का मतलब क्या है कि देयर आर टू रियलिटीज, फर्स्ट इज व्हाट, मैटर, दैट इज प्रकृति, एंड अदर इज पुरुष। ठीक है, ये अपन को इसके अंदर समझना आना चाहिए। बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा नहीं इसके अंदर कि किस तरह से इसमें मोक्ष और ये सब चीजें मिलती है, बस आपको थोड़ा सा इसको है ना रटना भी पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बता पाएंगे इसमें, राइट। पर यह है कि हाँ, जहां पर दे रखा है बहुत कम दे रखा है बुक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उन्होंने बुक्स में कम क्यों दे रखा है, ये भी मैं समझ रहा हूँ। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, राइट। Sankhya is a metaphysical dualistic realism. It is dualistic because it advocates two ultimate reality. पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या है, मैटर, पुरुष का मतलब है सेल्फ, ये स्पिरिट, ये सोल, कुछ भी आप बोल ले इसको। ठीक है, अब ये समझिए कि पुरुष और प्रकृति दोनों है ना, पुरुष और प्रकृति, इस संसार के अंदर दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब जो भी जीवित है उसको पुरुष की कैटेगरी में डाल रखा है, प्रकृति जो भी अनकॉन्शियस है उसको, मैटर है, उसको प्रकृति के अंदर डाल रखा है, राइट। अब इसके अंदर ऐसे कर रखा है कि ये जो है ये तो कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। अच्छा, दोनों अपने आप में फ्री है, इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट है, परमानेंट है। मतलब ये भी कभी मरता नहीं है, प्रकृति भी कभी फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट मरती नहीं है। ठीक है, ये दोनों सटल रियलिटीज है, सटल रियलिटी है ये भी, और ये भी सटल रियलिटी। ठीक है, ये मतलब दिख प्रकृति को अब है ना, ये जो प्रकृति है और पुरुष है ये फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, परमानेंट है, राइट। और ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है। समझ में आ रहा है? इस संसार में जो भी चीज बनी है इस प्रकृति से बनी है, राइट। जैसे पेन बनाया ना, तो पेन इस प्रकृति से बना है, ऐसे समझो। कोई भी चीज बनी है ना उस प्रकृति से ही बनी, प्रकृति इवॉल्व हुई है, और इवॉल्व होने के बाद उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए बहुत सारे। तो इस संसार में जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जीवित नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो किससे बने, वो प्रकृति से, प्रकृति के इवोल्यूशन से बने। यहां तक किसी को समस्या है तो प्लीज आस्क मी। अच्छा, ये पेन अगर टूट जाता है, ये पेन अगर टूट जाता है ना, तो ये पेन खत्म हुआ है, प्रकृति खत्म नहीं हुई। प्रकृति तो वो थी जिससे कि इवॉल्व होकर ये पेन बना है, ठीक है, प्रकृति के इवोल्यूशन से ये पेन बना है। ये अगर पेन टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति खत्म हुई। तो प्रकृति इज परमानेंट, सटल, फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, ये तो आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। पुरुष भी परमानेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट। पुरुष कुछ काम नहीं कर रहा, प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति काम पे लगी हुई है, कि मतलब प्रकृति को इवोल्यूशन करना है। ठीक है, अब कैसे इवोल्यूशन होता है, क्या होता है, अगेन इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना, राइट। तो देखिए, बोथ रियलिटीज आर एब्सोल्यूट, परमानेंट, इटर्नल, फ्री, इंडिपेंडेंट, बट पुरुषा इज कॉन्शियस एंड प्रकृति इज अनकॉन्शियस। ये अपन को इसके अंदर समझ में, राइट। अब देखो ये क्यों करा इन्होंने, ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद रहेगी कि पुरुष जो है ना, और यहाँ पर ये प्रकृति है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पुरुष और प्रकृति में से लिबरेशन किसका होगा, तो कोई मेरे को बताएगा? एनीबॉडी इन द क्लास, कोई भी स्टूडेंट जो फिलोसफी का ना हो, लिबरेशन किसका होगा? विजय, विजय, विशु, प्रकृति का। विजय एक बार वापस बोलेंगे प्लीज, मैं सुन नहीं पाया। प्रकृति का होगा। देखो, प्रकृति का नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में तो जीवन ही नहीं है ना। प्रकृति तो क्या है, प्रकृति तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये क्या है, अनकॉन्शियस चीज है। पैन को मोक्ष थोड़ी ना मिलेगा, हाँ, पैन है ना। तो ये प्रकृति जो होगा ना, इसको मोक्ष नहीं मिलता है।
मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष मिलता है पुरुष को। समझ आ रहा है? पुरुष इज द वन हु विल गेट मोक्ष। इसके अंदर ही इसको ही मोक्ष मिलेगा, प्रकृति को मोक्ष नहीं मिलेगा, राइट। अब दो रियलिटी लाने का मतलब क्या है, ये बताना कि कैसे मोक्ष मिलता है। कि कभी कभार क्या होता है कि पुरुष जो होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है प्रकृति के अंदर, ठीक है। और पुरुष को अटैचमेंट हो जाता है प्रकृति से, और पुरुष को ऐसा लगता है कि मैं ही प्रकृति हूँ, राइट। और वो बॉन्डेज के अंदर आ जाता है, बॉन्डेज में, ठीक है। ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, ठीक है। बस आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको एक याद रहे कि हाँ भाई पुरुष और प्रकृति नाम की चीज थी, राइट। ये बॉन्डेज में आ जाता है, और बॉन्डेज में आने के बाद एक पॉइंट पे इसको रियलाइज होगा कि आई एम नॉट प्रकृति, मैं तो कॉन्शियस हूँ। पहले इसको लग रहा है कि मैं प्रकृति हूँ, पर इसको लगता है लास्ट में जाकर, जब ये इसको पता चलता है, ये मतलब जब भी इसका अटैचमेंट होता है इसको, ठीक है, एक पॉइंट पर आके इसको पता चलता है कि आई एम नॉट प्रकृति, और ये अपने आप को डिटैच कर लेता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मोक्ष मिल जाएगा। ये कहानी है। अब देखो, इसको मैं जब फिलॉसफी में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ, कोई 15-20 एग्जांपल, जब जाकर वो समझाता हूँ। बट यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट यूज करना पड़ रहा है ये सब चीजें, है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा तुमको समझने में दिक्कत आए, बट इतना ही आपको समझना है। इसमें ज्यादा टाइम अगर हम वेस्ट करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर एज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो व्हेन पुरुष रिफ्लेक्ट्स ऑन प्रकृति, इट स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद द रिफ्लेक्शन इन द प्रकृति, ठीक है। प्रकृति का अंदर इवोल्यूशन हो जाता है, और फिर पुरुष को रियलाइज होता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ और उसके इवोल्यूट्स नहीं हूँ, और अपने आप को डिटैच कर लेता है प्रकृति से, और लिबरेशन मिल जाता है उसको। यहाँ आपको उसको याद रखना पड़ेगा, पता है। तो हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि देखो, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म के अंदर जा रहे हैं सांख्य फिलोसफी में, और उसमें दो चीज है, एक तो पुरुष है और एक प्रकृति है। सो पुरुष प्रकृति, फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, परमानेंट, इटर्नल, ये दोनों ही ऐसी हैं। ये भी फ्री, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, परमानेंट, इटर्नल है। बट पुरुष जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉन्शियस, और प्रकृति इज अनकॉन्शियस, ठीक है। व्हेन पुरुष रिफ्लेक्ट्स ऑन प्रकृति, तब उसको, पुरुष को ऐसा लगता है कि मैं ही प्रकृति हूँ, उसको गलत लग रहा है, तो बॉन्डेज में आ गया। पर एक समय ऐसा आएगा जब उसको लगेगा मैं प्रकृति नहीं हूँ, तो वो उससे दूर जाएगा और लिबरेट होगा। इसलिए पुरुष को लिबरेशन दिखाने के लिए अपन को क्या करना पड़ा, दो रियलिटीज, और पुरुष कैसे फंसता है और फिर पुरुष वापस कैसे बाहर आता है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, मतलब ये है अपना सांख्य फिलोसफी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट यू कैन आस्क। विजय क्लियर है? विजय, प्रियंका क्लियर है? प्रियंका वैश्य, यस सर। ठीक है, चलिए। तो ड्यूलिस्टिक रियलिज्म का मतलब क्या है, कि ड्यूलिस्टिक का मतलब समझ गए अपन। ड्यूलिस्टिक रियलिज्म में, ड्यूलिस्टिक का वर्ड का मतलब समझ गए हम, कि इसका मतलब ये है कि दो रियलिटी है, पुरुष और प्रकृति, है ना। ये हम इसके अंदर समझे, और फिर आगे की कहानी आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, राइट। इवोल्यूशन किसका हो रहा है? प्रकृति का हो रहा है। प्रकृति इवॉल्व कर रही है। इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इवॉल्व करने का मतलब कि नए नए चीजें बना रही है प्रकृति, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसके इवोल्यूशन होता है, क्या क्या इवोल्यूशन है वो सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। 25 इवोल्यूट्स में कन्वर्ट होती है, तो 23 इवोल्यूट्स के अंदर, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर पुरुष को लगता है कि मैं तो प्रकृति हूँ, और एक दिन रियलाइज होगा आई एम नॉट प्रकृति, और अपने आप को डिटैच कर लेगा इसके अंदर से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, ये उसका मोक्ष वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और समझाएंगे आपको प्रकृति को, क्योंकि फिर इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सांख्य फिलोसफी के अंदर इवोल्यूशन किसका होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन में से जाना जाएगा, अगर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुरुष का इवोल्यूशन होता है या फिर प्रकृति का। तो इवोल्यूशन प्रकृति का होता है, लिबरेशन किसका होता है? लिबरेशन पुरुष का होता है, ठीक है। अब प्रकृति के अंदर है ना, इसका एक पर्टिकुलर नेचर है प्रकृति का, कि इसके अंदर 3 गुण है। हर चीज के अंदर 3 गुण है, ऐसे समझो। एक है सत्व, एक है रजस, और एक तमस, ठीक है। सत्व, रजस और तमस। सत्व का मतलब जो है वो है इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी है ना, नॉलेज। रजस का मतलब क्या होता है? रजस का मतलब एक्शन। और तमस का मतलब क्या है? तमस का मतलब पेन, सॉरी, तमस का मतलब लिथार्ज, इनएक्शन, इनएक्टिविटी। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज तमस।
ठीक है, तो देखो तीन चीजें हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ गुणा के अंदर देखेंगे तो सत्व, रजस और तमस, अपन इसके अंदर तीन गुण को आपको याद रखना है। तो कभी ऐसा आ जाए सत्व रजस तमस इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, तो सांख्य फिलोसफी, ये आपको इसके अंदर याद रखना, समझ गए। तो इतना अपन को इसके अंदर याद रखना है सांख्य फिलोसफी के अंदर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ लिए इसमें, देखो सांख्य फिलोसफी के अंदर पहला पॉइंट अपन ने देखा कि दैट इज प्रोपाउंडर कौन है, कपिल मुनि। ठीक है दूसरा हमने जो समझा इसके अंदर सांख्य फिलोसफी के अंदर कि 4th सेंचुरी के अंदर ही आई, राइट। थर्ड पॉइंट अपन ने समझा ड्यूलिस्टिक रियलिज्म। ड्यूलिस्टिक रियलिज्म में क्या है कि दो चीज है, पुरुष और प्रकृति, पुरुष है और प्रकृति है, राइट। अब पुरुष और प्रकृति है तो प्रकृति और पुरुष में से प्रकृति अनकॉन्शियस है रियलिटी और ये कॉन्शियस रियलिटी, ये याद करने की चीज है, ठीक है। और पुरुष और प्रकृति के अंदर प्रकृति इवोल्यूशन में कन्वर्ट, मतलब प्रकृति इवोल्यूट्स बनाती है, अपनी डेवलपमेंट कर रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। और फाइनली प्रकृति जो होगी वो वर्ल्ड बना लेगी, है ना, इवोल्व करते 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 वर्ल्ड बन जाएगा अपना इवोल्यूशन के थ्रू, राइट। इसमें इवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको नहीं बता रहा, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, फिर रजस तमस सत्व, अहंकार के अंदर फिर डिवीजन है, राइट। महाभूत, पंच महाभूत, वो सब आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है ये अनकॉन्शियस है, ये इवोल्यूशन करती है, इवोल्यूशन करके इवोल्यूट्स बना लेती है और वर्ल्ड जो बनेगा वो प्रकृति के द्वारा बनेगा, ठीक है। पुरुष क्या है, पुरुष तो सिर्फ क्या कर रहा है पुरुष तो भोक्ता भाव में, मतलब सॉरी भोक्ता भाव का मतलब मैं वर्ड भूल गया, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है इसका बोलने का, ये है कि बस ये अटैच होता है इससे और फिर वापस डिटैच हो जाता है। डिटैच होने से क्या हो जाता है कि इसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मतलब मैं कॉन्शियस हूं, है ना, ये इसको पता चल जाता है कि मैं अनकॉन्शियस चीज नहीं हूं, मैं कॉन्शियस चीज हूं, ये से पता चल जाता है। इसलिए ये प्रकृति है, प्रकृति का एक इन्होंने एक सबऑर्डिनेट की तरह बताया गया है प्रकृति को, कि प्रकृति का काम यही है कि पुरुष को रियलाइज कर दे कि भाई तू मैं नहीं, ठीक है, तू जो है वो तू है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, ये प्रकृति का काम है कि तू मेरे से ऊपर है, तू कॉन्शियस है, ये मैं तुमको बताना चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए प्रकृति का एग्जिस्टेंस है, इसलिए प्रकृति ये सब चीजें कर रही है, ये एक दिन पुरुष को रियलाइज हो जाए कि आई एम कॉन्शियस बीइंग, ठीक है ये ड्यूलिस्टिक रियलिज्म इसके अंदर बोला है, राइट। एक हमने इसके अंदर प्रकृति को थोड़ा सा और समझा कि इसके अंदर गुणास का कॉन्सेप्ट होता है, तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। और सत्व का मतलब होता है नॉलेज, रजस का मतलब होता है अगर हम देखें एक्शन, तमस का मतलब होता है इनएक्टिविटी। बस इतना ही याद करना है, ज्यादा उसको अंदर कुछ अपन को याद नहीं पड़ेगा ठीक है। तो दिस इज द सांख्य फिलोसफी, ये सांख्य फिलोसफी। अब हम नेक्स्ट हम जो समझते हैं इंपॉर्टेंट फिलोसफी, दैट इज योगा फिलोसफी। योगा फिलोसफी, अब योगा फिलोसफी अगर आप देखें तो योगा फिलोसफी जो होगा ये हमको दी है किसने, पतंजलि ने, पतंजलि, ठीक है। और इसके अंदर पतंजलि ने एक बुक लिखी जिसका नाम है योगा सूत्र, इसके अंदर से हमको योगा फिलोसफी के बारे में पता चलता है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर से, यूपीएससी के अंदर से। पतंजलि ने जब ये लिखा था अपना योगा सूत्र, उससे पहले भी योगा फिलोसफी का मेंशन था कई जगह, ठीक है। वो जगह कौन सी है वो अपन को समझ में आना चाहिए, राइट। तो देखिए अर्ली रेफरेंस टू द प्रैक्टिस दैट लेटर बिकम योगा फिलोसफी आर मेड इन बृहदनायक बृहद अर्याणक उपनिषद। बृहद अर्याणक उपनिषद जो है उसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर ओल्डेस्ट उपनिषद के अंदर, ठीक है। तो ये अगर आपके आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिलेटेड टू योगा फिलोसफी, तो आपको ये वाली उपनिषद याद रखना है योगा फिलोसफी। मतलब योगा फिलोसफी जब बनी नहीं थी उससे पहले भी योगा फिलोसफी का मेंशन था, ठीक है। वो तो इन्होंने तो 1st सेंचुरी बीसी के अंदर बनाया, राइट। उससे पहले ये अपन को मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है, जैसे प्राणायाम वर्ड जो था वो बृहद अर्याणक उपनिषद के अंदर पहले से ही था 900 बीसी के अंदर,
प्रत्याहार जो वर्ड है, ठीक है, वो छंदोग्य उपनिषद के अंदर था पहले से। ठीक है, तो प्रत्यय आहार ऐसे लिखा आएगा कभी आपके क्वेश्चन के अंदर, या फिर प्राणायाम ऐसा आ जाता है। प्राणायाम वर्ड जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एक इस तरह का उपनिषद आता है, तो ये आपको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रत्याहार जो, तो चंद गोया उपनिषद। अब प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, ये मैं आपको योगा फिलॉसफी के अंदर आगे चलकर पढ़ा, राइट। एक और है काठ उपनिषद। काठ उपनिषद के अंदर ये सब चीजें योगा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक बार आ चुका है क्वेश्चन उपनिषद के ऊपर, ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके हिसाब से मैंने ये नोट्स आपके बनाया, राइट। देखो, इसके अंदर काठ उपनिषद में ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओनली व्हेन मनस मतलब माइंड विथ थॉट्स एंड फाइव सेंसेस स्टैंड स्टिल, मतलब ये स्टैंड स्टिल हो जाता है कि सेंसेस और मन जो है आपके कंट्रोल में आ गया है, मतलब, राइट। एंड व्हेन बुद्धि डज नॉट वेवर, इधर उधर नहीं होती इंटेलेक्चुअली, इधर उधर नहीं भागता है दिमाग, ठीक है, तो उसको हाईएस्ट पाथ बोलते हैं। दैट इज व्हाट वन कॉल्ड योगा, ठीक है। तो योगा वर्ड जो है वो कट उपनिषद के अंदर, राइट। तो हम समझ रहे हैं कि अगर ऐसा आता है प्राणायाम वर्ड, प्राणायाम वर्ड कौन सी उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, प्राणायाम, ठीक है, तो बृहद अर्याणक उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, राइट, पॉइंट नंबर 1। अगर ऐसा आता है प्रत्याहार कहाँ लिखा हुआ है, तो चंद्रगया उपनिषद के अंदर। छंदोग्या उपनिषद जो है उसके अंदर, छंदोग्य उपनिषद, और एक अपन को याद करना है बृहद बृहद अर्याणक उपनिषद, और तीसरा काठ उपनिषद। तो मतलब योगा जो पतंजलि वाला है उसको लिखने से पहले, पतंजलि ने जब योगा सूत्र लिखा था उससे पहले ये काम हो चुका था, मतलब ये पहले से लिखा हुआ है ये चीजें। प्रत्याहार क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद में लिखी हुई है। योगा वर्ड भी था एक उपनिषद के अंदर, है ना। तो इतना अपन को ये समझ में आना चाहिए इसके अंदर, आपको ये समझ। अब क्या हुआ कि इन सबको सिस्टमेटिक कलेक्शन जो कराना, उसको हम योगा मानते हैं, योगा फिलॉसफी उसके अंदर। और इसी तरह से उसको करा पतंजलि ने, इन सबसे लिया होगा ज्ञान कहीं से, ठीक है, और उन सबको एक जगह सम्मिलित करना, ठीक है, उन सब ज्ञान को एक जगह प्लस खुद का थोड़ा सा एड ऑन कर देना, ठीक है। उस चीज को क्या है, उस चीज को योगा फिलॉसफी बोला जा रहा है। इसलिए पतंजलि को फाउंडर बोला जाता है योगा का। पर योगा वर्ड पहले, सबसे पहले कहाँ दिखेगा आपको, कठोपनिषद के अंदर दिखेगा, ठीक है। उससे पहले प्राणायाम वर्ड कहाँ दिखेगा, प्रत्याहार कहाँ दिखेगा, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, दिस कैन बी रेलिवेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आप देख रहे हैं योगा जो है दैट इज वेरी मच इन न्यूज, ठीक है। योगा और ये सब चीजें, इम्यूनिटी बूस्टर्स और ये सब चीजें, और इंटरनेशनल योगा डे, इनके ऊपर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, और इन पे डिस्कशन भी होते रहते हैं, करंट अफेयर्स में रहते हैं, राइट। तो इतना तो आपको इसमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ आइडियाज ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म इज फाउंड इन द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, ठीक है। कलेक्शन तो ये इसके बाद में आएंगे, राइट। पतंजलि योगा जो है सेकंड बीसी के अंदर होगा, 900 बीसी के अंदर वो सब चीजें हो चुकी है, 700 900 बीसी के अंदर, राइट। ओरिजिन ऑफ योगा इज फाउंड इन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि बिलीव टू हैव बीन रिटन इन द सेकंड सेंचुरी बीसी। ये अपन को इसमें याद रखना है, राइट। अब क्या है, अब इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है ना, अब होने को तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, राइट, कि कलेश क्या होता है, ठीक है, चित्त भूमि क्या होता है, चित्त वृत्ति क्या होता है, किस तरह से, वो सब चीजें अपन को नहीं करनी। हमें एक 8 स्टेप कम से कम मिनिमम ये तो याद रखना है कि 8 स्टेप्स ऑफ योगा क्या होता है, और अष्टांगिक योग किसको बोलते हैं। सिर्फ नाम तो कम से कम लर्न रखना है अपन को, राइट। ओके, तो पहला जो है ये क्या बोलते हैं कि योगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राणायाम इज योगा, ठीक है, कि आप गए भस्त्रिका कर लिया, ठीक है, अनुलोम विलोम कर लिया, दैट इज योगा, दैट इज नॉट योगा, दैट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द योगा, ठीक है ना। तो जो योगा है उसके 8 स्टेप है, ठीक है, वो 8 स्टेप क्या है ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है। उन 8 स्टेप्स के बारे में अपन को उसमें पढ़ना होगा, राइट। सबसे पहले अगर आपको योगा करना है तो आपको यम करना पड़ेगा, यम। यम का मतलब क्या होता है कि ये यम वही है 5 वोज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की 5 वोज क्या क्या थी, अहिंसा,
असत्य, ठीक है, सत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 वोज है, वो उसका पालन करना पड़ेगा आपको। अहिंसा का मतलब आपको समझ में आता है, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। असत्य का मतलब भी समझ में आता है, ठीक है। का मतलब क्या है, स्टीलिंग नहीं करना। सत्य का मतलब है ट्रुथ, है ना। अपरिग्रह का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेना, वेल्थ को इकट्ठा कर लेना, रख लेना, ठीक है, ऐसा। ब्रह्मचर्य का मतलब यू नो ब्रह्मचर्य का मतलब, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये इन सबसे एब्सटेन करना, दैट इज नोन एज व्हाट, यम। पहला चीज होगा वो यम होगा कि एब्सटेंशन फ्रॉम अहिंसा, एब्सटेंशन फ्रॉम अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, राइट। इन सबको पहला वो है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज यम। तो पहला स्टेप जब योगा करोगे तुम, तो योगा में ऐसे नहीं कि बैठ गए और सांसें ऊपर नीचे करने लग गए, दैट इज नॉट योगा एट ऑल, ठीक है। दैट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेज। और स्टेज का मतलब क्या है कि उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। ये आएगा ये जो यम आएगा पहले, फिर नियम आएगा, फिर आएगा आसन, ठीक है, फिर आएगा वो प्राणायाम। जो अपन, अगर अपन अभी योगा क्लास में जाए तो सीधे वो प्राणायाम अपन को कराते हैं, इससे पहले अपन को यम करना है। यम का मतलब क्या है, वो 5 वोज अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है और तुम बैठ गए भस्त्री का प्राणायाम करने के लिए, दैट इज नॉट, मतलब वो फिर कुछ नहीं होगा तुमको, राइट, इस तरह से। तो ये एक स्टेज है, जैसे पहली सीढ़ी चढ़ना है, फिर दूसरी, तो पहली सीढ़ी है दैट इज यम। यम के अंदर 5 चीजें आपको याद रखनी, 5 वोज ऑफ जैनिज्म, ठीक है। नियम का मतलब क्या है, नियम का मतलब होता है रूल। नहीं यार, अब नियम के अंदर भी होता है कि स्वच्छ रहो, संतोष मिले आपको, ठीक है, तपस, स्वाध्याय, ठीक है, ईश्वर परिनिधान, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। Am I audible, guys? Yes, यस sir. सर। हम्म। ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है ना, आपको बस यम के बाद नियम, है ना, यस नो, यम नियम, ठीक है। वाई के बाद एन आ रहा है, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। ये है ना, स्टेप्स में याद रख लेना अभी कि यम के बाद नियम आ रहा है। पहले ऐसे नहीं नियम लगा दिए फिर यम लगा दिया, पहले चलो प्राणायाम कर लेते हैं फिर यम फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, स्टेप्स है, स्टेजेस है, ठीक है। तीसरा है आसन। आसन का मतलब क्या है, जो आसन का मतलब होता है कि अपने, जैसे आप मयूर आसन होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, भुजंग आसन और ये सब चीजें, इससे क्या है कि आपकी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। कि आप, क्योंकि प्राणायाम करने से पहले आपको ये आसन वासन करने होंगे, ठीक है, जिससे कि बॉडी को, अब तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारी सांस को ऊपर नीचे कर रहे हो, लग रहा है कि आप पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है, सारा ध्यान तो उधर रहेगा। तो उससे पहले आसन, तो यस नो आंसर, ठीक है, ऐसे 3 तो अपन को ऐसे याद हो जाएंगे, यम नियम और आसन, ठीक है। तो एनीबॉडी हैज एनी डाउट, तो आसन का मतलब ये होता है। फिर आता है प्राणायाम, अब आ रहा है प्राणायाम, अब बाबा रामदेव याद आ रहे हैं आपको, प्राणायाम, राइट, अनुलोम विलोम एंड ऑल, राइट। प्राणायाम जो है वो चौथा स्टेज है, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या है, सांसों का प्राणायाम, मतलब प्राण जो होती है, प्राण वायु, ठीक है। तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड।
ठीक है। तो प्राणायाम क्या है, अब ये समझो प्राणायाम का मतलब क्या है कि सांसों का ऊपर नीचे करना। ठीक है, सांसों को क्या करोगे ऊपर नीचे करके, देखो सांस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे आप मेडिटेट कर सकते हैं, राइट। तो प्राणायाम का मतलब ये है कि आप अपने सांस को अगर अंदर जाकर उसको कंट्रोल कर सकोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो आप देखेंगे आपकी सांस बहुत तेज ऊपर नीचे होती है। ठीक है, या फिर आप अगर बिल्कुल रिलैक्स है तो सांस बिल्कुल रिलैक्स वे के अंदर बह रही है, राइट। तो उस चीज को ऑब्जर्व कर लो अगर तुम, तो बहुत सही चीज हो जाएगी आपके लिए, राइट। प्लस सांस की गति से ऊपर नीचे करने से, कि तेज अगर सांस कर लो, धीरे कर लो, ये कर लो, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हैं, बॉडी के लिए बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। सांस से मतलब आप रेगुलेट कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम के अंदर जो होगा दैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो ब्रेथ के ऊपर होता है इसके अंदर इनहेलेशन, कि ब्रेथ को क्या करोगे, इनहेल करोगे, रिटेन करोगे, है ना, रोकोगे थोड़ा और एक्सेल करोगे। तो इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सेलेशन इसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, ये क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, प्लस आपका इससे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और ये सब चीजें करनी। ठीक है, बट अब वो समय चला गया कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का। अब आपको बस अभी ऐसा मत करना कल से योगा करेंगे स्टार्ट, वो सब पहले के काम है, राइट। तो देखो it means control of breath and deals with the regulation of inhalation, retention and exhalation of the breath. ठीक है, beneficial for health and is highly conducive to concentration of mind. But it must be performed under expert guidance, है ना, ये सब चीजें थ्रू। फिर आता है प्रत्याहार। तो हम चार चीजें समझ गए बच्चों, देखो अभी लर्न कर लो, ये ऐसी चीजें हैं भूल जाओगे तुम। ठीक है, अगर मैं तुमको 2 महीने पहले पढ़ाता ही तो भूल जाते तुम। ठीक है, अभी तक कुछ याद नहीं होता, अब याद रह जाएगा, है ना। तो यस, नो, आंसर। ठीक है, फिर प्राणायाम, यम नियम, आसन और फिर प्राणायाम, राइट। प्राणायाम तक हो गया। अब प्राणायाम के बाद क्या होगा, प्रत्याहार। प्रत्याहार इसका मतलब है प्रति प्लस आहार। अब प्रति प्लस आहार का मतलब क्या है कि ये अब आपको क्या करेंगे, अब आपने अपनी जो सांस वास ये सब चीजें देख ली, अब अपने अंदर झांकने की स्थिति को, प्रति आहार मतलब क्या है, टुवर्ड्स सेंसेस। ठीक है, सेंसेस को अब आपको चेक करना है, राइट, कि आपका जो सेंस है, ठीक है, सेंस क्या है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, स्किन है, ये क्या करते हैं, बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पर इनको अंदर की तरफ लेके जाए सेंसेस को, कि भाई अंदर भी देखें, अपने शरीर के अंदर देखने की कोशिश करें। ठीक है, अपने अंदर जो खुशबू आ रही है उसको नोज उसको भी सूंघ सकती है, राइट। बट हम तो हमारा जो ये है इंद्रियां है वो बाहर की तरफ जा रही है, उसको अंदर लेकर आए। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोवर्जन करेंगे, इंट्रोवर्जन। देखो जिसने मेडिटेशन करा होगा उसको ये बात तो समझ में आती होगी कि शरीर के अंदर झांकें, ऐसे बोलते हैं मेडिटेशन के अंदर, कि अपने शरीर के अंदर देखने की कोशिश करें, कि जितना आंखें बाहर की तरफ देख सकती हैं उतना ही अंदर भी जा सकती है। पर हमने अभी तक इसको बाहर की तरफ ही देखा है, बाहर की वस्तुएं। अंदर भी वस्तुएं होती हैं, जैसे अंदर भी बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबने अगर देखा हो, शक्तिमान सीरियल देखा हो, तो चक्र निकलते थे, है ना। ऐसे तो पता ही होगा कि शरीर के अंदर 5 चक्र हैं। ठीक है, 5 या 7 चक्र हैं ऐसा बोलते हैं, राइट। तो वो जो चक्र है वो कहीं निकलते तो है नहीं कि भाई आपने ऑपरेशन करा और एक चक्र निकाल दिया कि इस चक्र का थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं उसको वापस डाल दे, ऐसा तो होता नहीं। तो कुछ एस्ट्रल बॉडी, इसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो आप सूक्ष्म शरीर आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो उसके लिए इंट्रोवर्जन वाली चीज है, मतलब कि अपने सेंस को कंट्रोल करना है कि बाहर तरफ नहीं जाए। जीभ है, अब जीभ है, टंग है, टंग क्या रहेगी, आपको स्वाद चाहिए, उस स्वाद से थोड़ा दूर रहे। ठीक है, स्वाद उसको ना देखे कि अंदर का स्वाद जो है वो आप देखिए। अब आंखें, आंखों में बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जो नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, पर क्योंकि मन ललचा जाता है तो अपन देख लेते हैं वो चीजें। ठीक है, तो वो ना देखकर उन सबको, मतलब आंखों को इस तरह से करें कि आप सेंसेस को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करना, दैट इज नोन एज इंट्रोवर्जन, दैट इज नोन एज प्रत्याहार। ठीक है, इट इज कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड कंसिस्ट इन विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दूर लेके जा रहे हैं, पिज्जा से दूर लेके जा रहे हैं टंग को। ठीक है, ऐसे समझो, ठीक।
तो जो भी चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, उससे विरक्त होते हैं। ठीक है, क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है मोबाइल, आप हमेशा मोबाइल को देखे जा रहे हैं, उससे दूर होना, मोबाइल से दूर होना, इन सब चीजों से दूर होना, थोड़ा थोड़ा सबसे अपन क्या कर रहे हैं, दूरी बना। जब तुम इन चीजों से दूर जाओगे तभी तो अंदर का देख पाओगे। समझ आ रहा है? तो आवर सेंसेस हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू गो टू आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स, तो उसको, उस नेचुरल टेंडेंसी को खत्म करना है, उसको हटाकर हमको अंदर की तरफ देखना है। दे मस्ट बी चेक्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटरनल गोल, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंट्रोवर्जन। इसको इंट्रोवर्जन बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रत्याहार। ठीक है। तो यम, नियम, आसन, ठीक है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ये 5 चीजें आपको इसके अंदर याद करनी। अभी 3 और बची है, फिर योगा फिलॉसफी कंप्लीट हो जाए। ये जो 5 चीजें है ना, इसके अंदर क्या है कि आपने एक्सटर्नली अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। ठीक है, अब आप अगले नेक्स्ट 3 चीजों के लिए क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, राइट। अब क्या करोगे, अब करोगे धारण। ठीक है, अब जो है दैट इज धारण। धारण क्या करना है, ये आपने देखा होगा, मेडिटेशन करते हैं उनके घरों में ऐसा मिलता है आपको, है ना, इस तरह का, है ना, और इस पे कंसंट्रेट करते थे, वो देख रहे हैं। ठीक है, अगर देखने से पहले तुमने यम फॉलो नहीं करा है तो ये नहीं होगा। धारण मतलब कि प्राणायाम भी कर चुके हो, प्रत्याहार भी कर चुके हो, आसन भी कर चुके हो, यम नियम भी फॉलो कर चुके हो, उसके बाद धारण हो रहा है, राइट। धारण का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को कहीं धारण करें। ठीक है, एक जगह पर धारण करके लेके जाए, माइंड को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर धारण करें। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कि मैं बोल दूं भाई पेन की निब हो सकती है, पेन की निब को देख, अगर आप कंटिन्यूअसली पेन की निब को देखोगे तो आपका जो माइंड है वो इसके ऊपर धारण कर रहा है। इसका एक प्रूफ ये है कि सभी बच्चे के हाथ में पेन होगा, अभी देखें सब, जब आप पेन की निब को देख रहे हैं तो आसपास की जो भी चीजें हो रही है वो धुंधली दिखेगी हमको। आप ऐसा साइमल्टेनियसली नहीं देख सकते कि बोतल भी आपको ढंग से दिख जाए और पेन की निब भी ढंग से दिख जाए। पेन की निब देखोगे तो बिल्कुल सारी चीजें धुंधली दिखने लग जाएंगी, राइट। तो वो क्या है, धारण हो रहा है, माइंड अब इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, राइट। तो धारण का मतलब क्या होता है, फिक्सिंग ऑफ माइंड, फिक्सिंग ऑफ माइंड ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने आंख बंद करके भी धारण कर सकते हो, कि यहाँ पर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। ठीक है, हो सकता है हृदय पे कंसंट्रेट कर, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इस तरह से, राइट। तो इट इज फिक्सिंग माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लाइक टिप ऑफ द नोज, मिड पॉइंट ऑफ द आईब्रोज और लोटस ऑफ द हार्ट। ठीक है, और इमेज ऑफ द डेटी, किसी के भी ऊपर आपको क्या करना है, बस एक फिक्स करना है अपने माइंड को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब धारण कर लिया, फिक्स करने के बाद फिर ध्यान आएगा। ध्यान के अंदर क्या है, इट मीन मेडिटेशन एंड कंसिस्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो ऑफ थॉट। अब अभी तुम, ये धारण है, ठीक है, ये आपने करा धारण, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार प्रीलिम्स आने वाला है, 10 तारीख को प्रीलिम्स है, कल सपना भी आया था, ठीक है, कि इंक गिर गई थी उसके ऊपर, OMR शीट के ऊपर, है ना, पर 9 तारीख को तो शादी भी है घर में। ये सब चीजें आ रही है तुम्हारे दिमाग, ठीक है, अभी दिमाग में ये चीजें आ रही है। बट अगर तुम क्या करें कि इसको, ये धारण है, अभी धारण पे की स्टेज हो। अब अगर तुम थॉट्स को रोक पा रहे हो, उसको ध्यान बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान के अंदर क्या है कि धारण हो रहा है, बट इसके अंदर थॉट्स को आप रोक पा रहे हैं, राइट। It means meditation and consist in undistributed flow of thoughts around the object of meditation. It is steadfast contemplation without any break. अब कोई ब्रेक नहीं हो रहा, बस उसके ऊपर धारण करे जा रहा है। मतलब धारण के बाद की जो वो धारण के बाद की जो स्थिति है, दैट इज नोन एज ध्यान। और जब आप उसके अंदर पूरे खो जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर वो दोनों चीज एक ही हो जाएंगी, राइट, कि उस ऑब्जेक्ट और आप अलग अलग अपने आप को नहीं मानेंगे, उसको बोलेंगे अपन समाधि। ठीक है, तो धारण, ध्यान, समाधि, ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है इसका योगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़े, यम। अब देखो, अब समाधि के अंदर भी बहुत बहुत सारी बातें हैं, पर मैं उसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वो काम की नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर वो पूरा तुम्हारा फिलॉसफी का क्लास हो जाएगा कि संप्रज्ञात समाधि क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि क्या होता है। ठीक है, इतना पूछेंगे डिटेल में फिर तो कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो योगा फिलॉसफी के अंदर अपन ने 8 स्टेप्स अपन को याद रखने, ठीक है, यम, नियम,
और यम नियम के बाद फिर यस नो के बाद आंसर आसन, आसन के बाद क्या है, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। ठीक है, अब ये चीजें याद रह जाएंगी है ना, इसलिए तुमको लास्ट के अंदर, अब लास्ट में तबीयत ही खराब हो गई लास्ट के अंदर, क्या करें। अब इतना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि अगर थोड़ा ध्यान रखते तो काफी कुछ पढ़ा पाते हैं, अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, जब समय था आपके साथ देने का, जब नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत अजीब भी लग रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, धारण ध्यान समाधि। राइट, ये तीन चीजें अपन को इसके अंदर देखनी, धारण ध्यान समाधि, ये आपको इसके अंदर इस तरह से लर्न। राइट, तो यहाँ पर आपको ये योगा का आपको याद रखना होगा। राइट, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना इस चीज के ऊपर भी पूछे जाते हैं, जैसे सांख्य फिलोसफी है ना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, सांख्य फिलोसफी है। तो सांख्य फिलोसफी है, वो सांख्य फिलोसफी जो है ये गॉड को नहीं मानती है, ये गॉड को नहीं मानती। अब क्यों नहीं मानती है, क्या है, ये सब चीजें छोड़, ठीक है, गॉड को नहीं मानती, ये आप याद रखिए। अच्छा, योगा फिलोसफी भी एक तरह से गॉड को नहीं मानती है, ठीक है, मतलब ऐसे गॉड को, पर उसके अंदर ध्यान वाली कैटेगरी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि योगा फिलोसफी बिलीव्स इन गॉड, यस इट बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, पर गॉड को वैसे नहीं मानते जैसे रिलीजियस गॉड मानते हैं, ठीक है, कि उसके बिना चीज नहीं हो पाएगी, बट ईश्वर ध्यान इन्होंने एक जगह यूज करा है, ईश्वर ध्यान। ठीक है, और गॉड को एक टीचर और गाइड की तरह मानते हैं। राइट, ऐसे नहीं मानते कि गॉड की पूजा करो प्रेयर करो तो उससे ये होगा, ये सब चीजें होगा, नहीं। इसके अंदर गॉड को एक तरह से टीचर की तरह। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि योगा फिलोसफी गॉड को मानती है क्या, तो हाँ गॉड को मानती है, आपको लिखा, इन्होंने प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी दिए हैं, बट दैट इज नॉट मतलब इन द कोर्स। अपन मतलब जीएस के अंदर वो पूछेगा यहाँ पे क्या प्रूफ दिया है योगा फिलोसफी, नहीं पूछेगा। तो योगा एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ए टीचर एंड द गाइड। तो हमें इसके अंदर योगा फिलोसफी को यहाँ तक अपन को समझना है। राइट, तो आई होप दो स्कूल ऑफ थॉट्स आपके कंप्लीट हुए। तीसरा है न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब न्याय फिलोसफी जो है ना, एक तो ये समझो ये थीस्टिक फिलोसफी है, थीस्टिक फिलोसफी, थीज्म है इसके अंदर। राइट, ये खुल के भगवान को मानेगा, भगवान के बिना काम पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे बोलेगा कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान से सब कुछ हो सकता है। गूंगा भी बोलने लग गया भगवान। राइट, एक जैसे एक श्लोक है, मुकम करोति वाचालम, है ना, पंगु लगनते नयगिरम यत्तहम कृपा वंदे परमानंदम माधव। मुकम मतलब गूंगा भी बोलने लग जाता है। तो न्याय फिलोसफी के अंदर ये समझो कि भगवान है, उसमें गूंगा भी बोलने लगे। पंगु लगनते नयगिरम मतलब पंगु जो होता है लंगड़ा आदमी, ठीक है, वो भी लांग जाता है पर्वतों को बिना गिरे हुए। ठीक है, तो ये समझो न्याय फिलोसफी है वो थीस्टिक फिलोसफी है, कहीं पे भी आया है तो थीस्टिक फिलोसफी वो होती है। राइट, थीज्म है इसके अंदर। राइट, तो सबसे पहले न्याय फिलोसफी जो है अक्षयपाद गौतम जो है इनके फाउंडर है, प्रोपाउंडर है, और कंपोज्ड बिटवीन 6th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी, ये इसके अंदर ये हुई थी। राइट, तो गौतम अक्षयपाद जो है ये इसके अंदर होता है। अब ये गौतम जो है ये इनका नाम है, एक सेकंड, गौतम जो है ना ये नाम है इनका। राइट, और अक्षयपाद इनकी उपाधि, अक्ष का मतलब होता है आंख, पद का मतलब पैर, जिनके पैरों में भी आंख हो। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है कि लॉजिक जो है, रीजन और लॉजिक जो है इसके बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े इसके रीजन और लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं। राइट, इन्होंने बहुत रीजन लॉजिक्स और ये सब चीजें क्रिएट करे हैं। राइट, अब ये है ना एक्चुअल में क्या है कि अब कैसे लॉजिक क्रिएट करें, क्या करें, ठीक है, ये तो अपन नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज फिर अगेन डीप में हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे सिर्फ कि ये जो न्याय सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लॉजिक भी याद रखेंगे कि लॉजिक किसके अंदर है, तो आपको न्याय सिस्टम के अंदर है। अब जो फिलॉसफी पढ़े हुए वो तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि लॉजिक जब मैं बात कर रहा हूँ तो सत्य
हेतु, असत हेतु, उधर जा रहे हैं अपन, ठीक है, वो सब चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी, राइट, कि किस तरह का लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, कि सत हेतु का क्या क्या है, ठीक है ना। पक्षधर्मिता और विपक्ष, वो सब चीजें आपको याद आ रही होंगी इसके अंदर, राइट। बट जो जीएस के स्टूडेंट है उनको सिर्फ ये याद रखना है, लॉजिक से रिलेटेड कोई सिस्टम है तो वो न्याय सिस्टम है भारत के अंदर, ठीक है। और इससे आप गौतम अक्षयपाद से भी याद रख सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो देखो, इसको तर्क शास्त्र भी बोला जाता है और साइंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक और साइंस ऑफ रीजनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। एक और चीज है जो जो भी वो चीज इन्होंने बताई कि प्रमाण जो होते हैं ना, प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप बोल रहे हो, कोई भी चीज बोल रहे हो तो उसका कोई एक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, जैसे परसेप्शन होता है, इन्फरेंस होता है, कंपैरिजन होता है, टेस्टिमनी होता है, ठीक है। कुछ भी चीज तूने बोला, किसी भी चीज को जाना, ठीक है, कोई भी चीज जाना तो या तो देखकर जानोगे परसेप्शन से, या फिर अनुमान से जानोगे, या फिर किसी चीज से कंपेयर करके फिर तुम्हारे पास नॉलेज आई होगी, या किसी ने बोला होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम मान रहे हो, दैट इज टेस्टिमनी। तो नॉलेज आने के 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सोर्स ऑफ नॉलेज। या तो नॉलेज देख कर आई है, परसेप्शन से आई है, या इन्फ्रेंस से आई है, अनुमान से आई है, कि भाई इसमें जो भी नॉन फिलोसफी स्टूडेंट है ये समझ लो कि ये पहाड़ है, यहाँ पे आग लग रही है और यहाँ धुआं आ रहा है, ठीक है। तो आपको आग दिख नहीं रही है, राइट, आप अनुमान कर रहे हैं क्योंकि धुआं है तो हो सकता है कि यहाँ पे आग लगी हो, धुआं इसलिए आप बोल रहे हो कि आग लगी हुई है। आपको आप इन्फर कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो पर इन्फर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हिल हैज फायर का मतलब क्या है, हिल हैज फायर का मतलब ये है कि धुआं दिखा तो आपने ये अनुमान लगा लिया कि भाई आग होगा, इन्फ्रेंस। तो आग है ये पता कैसे लगा आपको, यहाँ पे आपने परसेप्शन यूज नहीं करा, सोर्स ऑफ नॉलेज को देखकर नहीं पता चला आपको, आपने इन्फर करके पता चला, ठीक है। इसी तरह से आप कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं। और टेस्टिमनी मतलब क्या है, टेस्टिमनी का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कोई वचन होते हैं, जैसे कोई किताब है उसके अंदर से आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, या फिर मैं आपको कोई बोल रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्स से आपने कुछ नॉलेज ली, उसको मान लिया, दैट इज नोन एज टेस्टिमनी। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत बात करी है कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, राइट। अब अगेन क्या है ये तो आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप एक श्लोक सुनेंगे तो ये आप कहेंगे सन्मति बताओ, तो ठीक है, कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसात्वम प्रत्यक्षम, ये इसकी डेफिनेशन है, ये फिलॉसफी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, राइट। तो वो प्रत्यक्ष क्या होता है ये इन्होंने इस तरह से डिटेल में बताया। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस के ऊपर इन्होंने डिटेल में बताया कितने तरह का इन्फ्रेंस होता है, ठीक है, हेतु क्या होता है इन्फ्रेंस के अंदर, सत हेतु क्या होता है, असत हेतु क्या होता है, ये सब चीजें इन्होंने बताई, राइट, लॉजिक क्रिएट करें। कंपैरिजन के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, टेस्ट में। तो इन प्रमाणों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, इसके लिए इसको प्रमाण शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि दिस न्याय फिलोसफी इज आल्सो नोन एज प्रमाण शास्त्र, ठीक है। तीसरा कि प्रमाण के अंदर एक हेतु होता है, तो हेतु शास्त्र, ये तो शायद ही पूछे, ठीक है, पर पूछ भी सकता है, ठीक है, हेतु शास्त्र भी इसको अंदर बोलते हैं, राइट। तो ये 3 नाम आ रहा है कहीं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, न्याय फिलोसफी के बारे में बात हो रही है, राइट। अब देखिए, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, ये 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन्होंने माने थे, और भी होते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, बट न्याय फिलोसफी ने 4 ही माने थे, ये आपको इसके अंदर याद, राइट। अब प्रियंका को समझ में आ रहा है क्या, प्रियंका, क्योंकि Yes, जो sir. नॉन फिलोसफिकल स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बट देखो इससे ज्यादा पढ़ोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, राइट। शबनम और बाकी टीपू को समझ में आ रहा है, टीपू, हिमांशु, यस सर। ठीक है, बाकी फिलोसफी वालों को तो समझ में आ ही गया होगा, राइट ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको कैसे पढ़ाएंगे, मैं सोच भी रहा था कि इसको कितना कितना डीप तक जाना चाहिए, तो बहुत सोच कर फिर मैं यहाँ तक पहुंचा, मतलब बहुत कुछ काट काट कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, इससे इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं काट सकता। बट बिलीव मी, जीएस वाले स्टूडेंट्स के अंदर या फिर जीएस वाले नोट्स में कुछ भी नहीं दे रखा, एक एक लाइन बस गौतम अक्षपाद और ये, अगर वो डीप में घुस के क्वेश्चन पूछ लेगा तो सब फेल है, ठीक है, मतलब वो उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में था।
न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसफी कंसिडर्ड गॉड। अब ये तो गॉड को बिल्कुल ऐसे मानता है कि गॉड ही सब कुछ है, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्रिएटर भी तुम हो, सस्टेनर भी तुम हो, डिस्ट्रॉयर भी तुम हो यूनिवर्स के। इस तरह से न्याय सिस्टम के अंदर ये बोला, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज न्याय फिलोसफी, राइट। नेक्स्ट इज मीमांसा। अब मीमांसा फिलोसफी के अंदर जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत टिपिकल फिलोसफी है, ठीक है, अगर फिलोसफी की बात करें तो, राइट। बट आपको जो मीमांसा के अंदर याद रखना है, एक तो ये जो मीमांसा है, वैसे अगर हम देखें तो दो तरह का है, ठीक है, एक है उत्तर मीमांसा, एक है पूर्व मीमांसा। तो ये जो मीमांसा बोला जाता है, मेन जो फिलोसफी जो जैमिनी ने दी है, दैट इज पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा को हम वेदांता बोल देते हैं। ये समझो बात को कि दो चीजें हैं, एक तो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मतलब पहले वाला, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, राइट। पूर्व मीमांसा जो होगा दैट इज मीमांसा फिलोसफी। आप बोलेंगे सर ये कैसे बात है, हाँ यही बात है, और इसको अपन बोलेंगे वेदांत, ठीक है, समझ में आ गया। पूर्व मीमांसा इज मीमांसा फिलोसफी, ठीक है। तो देखो, तो मीमांसा डील्स विद अर्ली पोर्शन ऑफ वेदा, देयरफॉर इट इज नोन एज पूर्व मीमांसा, while later portion of Vedas is known as उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, this later portion is known as वेदांता। ये नया स्कूल ऑफ थॉट होगा, राइट। तो मीमांसा जो है दैट इज व्हाट, क्या वो पूर्व मीमांसा वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो उत्तर मीमांसा है उसको अपन बोलेंगे, उसको हम वेदांता बोलेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर जो आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें एक ये भी है कि फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ना होगा इसको, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है बस कि ये वेदास जो है ना उसके ऊपर बहुत कंसंट्रेट करते हैं। ये ऐसे समझते हैं कि वेद जो है ना वो ही सब कुछ है, ठीक है, वेद ही सब कुछ है। अच्छा, वेद को किसने लिखा है, तो उसने बोला किसी ने नहीं लिखा, ये खुद ही लिखे हुए हैं, ऑथरलेस है ये वेद, ऑथरलेस है। मतलब ये भगवान को नहीं मान रहे कि भगवान आए थे उन्होंने वेद लिखा था, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा वेद में जो लिखा है ना उसको हम अक्षरक्ष पालन करेंगे उसको। पर वेद किसने लिखा है, वेद किसी ने नहीं लिखा, वेद ऐसा कैसा वेद था पहले से, ऐसे ही मान लो। तो एक पॉइंट याद रखना, वेद जो है ना जब हम नहीं थे तभी भी थे, तो वेदास, और जब हम नहीं होंगे तभी भी होंगे, आज इटर्नल एंड ऑथरलेस। समझिए, तो ये खुद होते हैं, ठीक है, खुद है, इटर्नल और ऑथरलेस है, समझ में आ रहा है। और एक जो इंसान है उसको इनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, ठीक है, इनके ऊपर, मंत्र के ऊपर, हिम्स के ऊपर, इनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, और उसकी एक ड्यूटी है, धर्म उसका ये होता है, ठीक है, धर्म का इन्होंने थोड़ा अलग मीनिंग बताया कि जब तुम वेद को अच्छे से फॉलो करोगे देन इट इज नोन एज धर्म, राइट। उसको फिर अपन धर्म बोलते हैं, राइट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक के बाद फिर पढ़ते हैं, राइट।
तो तो यहाँ पर क्या होगा कि वेद के अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, कि अब वेद के अंदर कि अग्नि की पूजा ऐसा करो, ठीक है, वो उसको खुश करने के लिए, इंद्र को खुश करने के लिए ये मंत्र है, ठीक है, ये लॉर्ड शिवा को खुश करने के लिए, ये सब चीजें जो भी लिखा हुआ है वेद के अंदर, ठीक है, किस कैसे करना, उपनिषद के अंदर जो भी लिखा, वेद के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको फॉलो करो, ये इसके अंदर बोला गया, राइट। तो ये क्या बोलते हैं, दो दो चीजें याद रख लेना इसके अंदर, कि एक तो वेद जो हो गया उस पर बिलीव करते हैं, दूसरे वेद का कोई ऑथर नहीं मानते, मतलब दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड के ऊपर ही बिलीव नहीं कर रहे। ऐसे बोलते हैं कि वेद का कोई ऑथर नहीं। अब इसको कैसे याद रखोगे, एक चीज मैं बताता हूँ। ऐसे बोलते हैं कि मान लो वेद क्यों नहीं मान रहे, ऑथर मानने में क्या दिक्कत हो जाएगी, भगवान ने लिखा है ऐसा बोलने में क्यों नहीं दिक्कत हो जाएगी, ये ऑथरलेस मानते हैं इसको, ठीक है। ऑथरलेस का मतलब क्या है, ऑथरलेस का मतलब ये है कि अगर मान लो भगवान ने इसको लिखा होगा तो वेद जो होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन गॉड, तो वेद को फिर तुम एब्सोल्यूट नहीं मान पाओगे, राइट। यहाँ पर फिर एब्सोल्यूट नहीं मान पाओगे तो उसको उस तरह से फॉलो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने ये चक्कर ही नहीं रखा भगवान का, इन्होंने कहा वेद ऑथरलेस है और इटर्नल है, ठीक है। तो ये समझो, एक तो चीज आप ये समझ गए होंगे, पूर्व मीमांसा इज इक्वल्स टू मीमांसा फिलोसफी जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, और उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा इज इक्वल्स टू वेदांत जो अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब पूर्व मीमांसा believes in rituals, karmas, Vedic duties of individual and believe that the Vedas are eternal and authentic. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, ठीक है। सो मीमांसा एम टू सप्लाई प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच वैदिक टेक्स्ट कैन बी इंटरप्रेटेड, ठीक है, कि वैदिक टेक्स्ट जो होता है वो ही सब कुछ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, रिलीजन जो होता है ना, रिलीजन इसका मतलब होता है धर्म, है ना। धर्म, धर्म बना है ध्री धातु से, ध्री धातु, ध्री का मतलब होता है धारण करना। अब जैसे आग है ना, आग का धर्म क्या है, जलना, ठीक है। ऐसे ही पानी है, पानी का धर्म क्या है, प्यास बुझाना, ठीक है। तो धर्म का मतलब क्या है, जो नेचुरल चीजें है ना उसको धर्म बोल रहे हैं अपन, नेचुरल सिस्टम, ठीक है। कि आग का नेचर क्या है, जलाना, पानी का नेचर क्या है, प्यास बुझाना, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये इनके नेचर है, ठीक है। तो धर्म का मतलब ये होता है कि जो अपने, और फिर इसी तरह से इंसान का नेचर क्या है, इंसान का नेचर ये नहीं है चोरी करना, चोरी करना इंसान का नेचर नहीं, किसी को मारना, वायलेंस इज नॉट द इंसान का नेचर। तो वो धर्म हो गया कि इंसान का धर्म ये है कि किसी पे अत्याचार ना करे, इंसान का धर्म ये है, इसको अपन धर्म बोलने लगे, राइट। ये है सनातन धर्म। सनातन मतलब जो सनातन काल से चला रहा है, सनातन काल से आग जलाती आ रही है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हजारों साल पहले आग प्यास बुझा दी थी, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह से सनातन समय से इंसान का नेचर जो है, ह्यूमन बीइंग, जिसको ह्यूमन बीइंग, जैसे आग का नेचर जलाना है, इसमें से इंसान का नेचर, नेचर क्या है, नॉन वायलेंस, तो उसका धर्म है, इंसान का धर्म है, राइट सर। तो ये धर्म का मतलब था अभी तक ना। बट मीमांसा ने धर्म का मतलब ये माना, मीमांसा ने, कि जो भी वेद के अंदर ड्यूटीज लिखी हुई है, वेद के अंदर ड्यूटीज जो लिखी हुई है, जैसे कि ऐसा ये करो, सुबह उठकर इसको प्रणाम करो, ये इसको प्रणाम करो, ठीक है, अग्नि को ऐसे पूजो, मंत्र को याद रखो, उन सब चीजों को इसने रिलीजन बना दिया, उन सब चीजों को उसने धर्म बोला, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि मीमांसा फिलोसफी ने वैदिक जो ड्यूटीज थी, जो कर्म्स थे, ठीक है, जो कर्म कांड है, रिचुअल्स है, उनको धर्म बना दिया, बोला कि यही धर्म है, इसको ही फॉलो करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी वेदास आर इटर्नल एंड possess ऑल द नॉलेज एंड रिलीजन मींस द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। जो भी उसके अंदर रिचुअल्स हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, कहा है कि भाई सूर्य को इतना ये चढ़ाना होता है, ये करना होता है, जो भी ड्यूटीज ये दे रखा है उसके अंदर, वो सब आपको आग के अंदर यज्ञ करते वक्त ऐसा करना चाहिए, वो करना, यज्ञ करो, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड जो होता है, उसके ऊपर बात करिए मीमांसा ने, ठीक है।
तो मीमांसा का जो थॉट है दैट इज रिचुअलिस्टिक थॉट। समझ में आ रहा है? वो वेद को मान रही है पर वेद का ऑथर नहीं मान रही, भगवान को नहीं ला रही, ठीक है, ऑथरलेस मान रही है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर ही आसपास ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो पूर्व मीमांसा, ठीक है, एक्सप्लेन्स द धर्म एज द वर्च्यू, मोरलिटी और ड्यूटी, ठीक है। द ड्यूटी इज टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द संहितास एंड देयर ब्राह्मणास कमेंट्रीज रिलेटिंग टू द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। ये वेद की ही होती है, ये ब्राह्मणास जो है वेद से डिराइव्ड हुए, ठीक है। संहितास ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट धर्म इज एसेंशियली रिचुअलिज्म, ये है, ठीक है। धर्म रिचुअलिज्म ही है, रिचुअल्स को फॉलो करना। धर्म ये नहीं है कि भाई जो अपन समझते हैं अभी तक जो आ रहा था कि नेचुरल चीज जो होती है वो धर्म होता है, ठीक है, वो नहीं। रिचुअलिज्म इज धर्म। तो इन्होंने क्या करा, कर्म कांड की तरफ लेके गए सोसाइटी, राइट। इन दिस वे धर्म इज आल्सो फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदिक रीत और रीता, राइट, विच इज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। समझिए, जो ऋग्वेद के अंदर जो धर्म की बात है, ठीक है, वो नेचुरल ऑर्डर, पर उन्होंने उस चीज को क्या बोला, ड्यूटीज को जो है उसके अंदर जो ड्यूटीज दे रखी उसको धर्म बना दिया। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको इसके अंदर लर्न रखना हो, राइट। मीमांसा फिलॉसफी यहाँ पर अपन को याद, तो मीमांसा फिलॉसफी में हमने कहा जैमिनी, ठीक है। एक हमने याद करा कि इसके अंदर कि जो वेदास को ये मानते हैं, ठीक है, और वेदास को ऐसे बोलते हैं कि वेदास जो है ऑथरलेस है, ठीक है, ऑथरलेस है, किसी ने लिखा नहीं इसको, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। तीसरी चीज ये याद रखनी है कि रिलीजन के बारे में इसने जो ड्यूटीज है, वेद की जो ड्यूटीज है उनको ही फुलफिल करना धर्म है, ऐसे ही दोनों माना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वैशेषिक फिलॉसफी और वेदांता, ठीक है, इन दोनों को अपन बाद में पढ़ते हैं, राइट, कल की क्लास में पढ़ लेंगे वेदांता और वैशेषिक फिलॉसफी। फिर ये जब चीज खत्म हो जाएगी फिर अपन भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सूफीज्म पढ़ेंगे और एक दो चीजें और हैं वो चीजें अपन देख लेंगे, राइट। बट आज का अपन इतना ही क्लास रखते हैं। ये हमको थोड़ा और पढ़ाना था, वैशेषिक पढ़ाना था, इसके अंदर वेदांता भी कंप्लीट कराना था, बट इतना ही हो पाएगा आज, राइट। चलिए, तो पीडीएफ्स और वीडियो अभी डाल देते हैं इसके अंदर ड्राइव में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।